A very warm good afternoon, everyone. Is my PPT visible, voice audible? Okay. So, thanks a lot for being a part of this webinar conducted by Patliputra Sahodaya. And the topic for today's session is effective classroom management. And this is one topic which has already been dealt by a lot of educators and resource person, and a lot of sessions have already been conducted on classroom management. But we will try to add a new perspective, a fresh dimension to it, and enhance our experience on the topic. It's an umbrella term. Classroom management is nothing that can be encapsulated in few sessions. It's an umbrella term, and a lot of perspective and dimension can always been added to it. तो आज कुछ freshness और कुछ new dimensions के साथ हम लोग इस session को लेकर के आए हैं, और जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर value add होगा इस session से. So let's begin the session on classroom dimension and a fresh perspective. Changing landscape of education, because एक घंटे का ही सेशन होता है, तो बहुत ज्यादा कोशिश है कि कंटेंट आपको मिले, कि कुछ ना कुछ आप इसको यूज कर सकें अपने लाइफ में. और टीचर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर टीचर्स से बातचीत करने के बाद जो वेज उनके लिए वर्क की है, वो सारी चीज भी इनकॉर्पोरेटेड रहती है. और सीबीएसई जो एक हैंडबुक आरपीस को देती है, उससे बहुत सारा हम लोग कंटेंट लेते हैं, ताकि हमें गाइडलाइंस पता चले कि व्हाट एक्चुअली इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. सो एडुकेशन हमारे समाज की नींव है, और हम टीचर्स आर्किटेक्ट हैं, जो जिनको जिम्मेदारी है कि हम यंग माइंड्स को शेप करें, उनके भविष्य को हम गढ़ने की शक्ति रखते हैं. लेकिन आज के दौर में टीचिंग पहले जितनी आसान नहीं रही है. क्लासरूम डायनामिक्स बदल रहे हैं, और हम एडुकेटर्स को नई नई चुनौतियों का सामना रोज करना पड़ रहा है. सो क्लासरूम मैनेजमेंट समझने से पहले हम जरूर समझेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, और लैंडस्केप कैसे एडुकेशन की बदली है कुछ सालों में. अब वही टीचिंग, वही लर्निंग नहीं हो रही है. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. सो आज के स्टूडेंट जिन्हें हम डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी ही टीचिंग मेथड्स कोई भी आप अपनाए, ट्रेडिशनल अपनाए, कॉन्टेम्प्रेरी अपनाए, उनसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं. जिससे क्लासरूम में मैनेज उनका इनको इंगेज करना, और उनको क्लासरूम में प्रेजेंट करवा लेना मेंटली, हम जैसे एडुकेटर्स के लिए टफ हो रहा है. ये एक नई चीज़ है. इसीलिए द लैंडस्केप ऑफ एडुकेशन हैज़ चेंज. पहले के समय में बच्चे टीचर्स की हर बात को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक पेडेस्टल पे रखते थे. लेकिन आज बच्चों की जो दुनिया है वो काफी मोबाइल फोन, स्क्रीन्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के इर्द गिर्द घूम रही है. तो जब इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक दूर हो, कि एक बटन दबाए और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों से पेशेंस और सस्टेन्ड फोकस की उम्मीद करना. वो काफी ज्यादा एब्सेंट है क्लासरूम से, कि हमें लगे कि बच्चे पेशेंट हैं, या वो बात हमारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए तत्पर हैं, या उनमें वो स्पेस है जहाँ वो रिसीव करने की कैपेसिटी है उनमें. ये नहीं दिख रहा है. तो ये काफी हमारे लिए मुश्किल होता है एडुकेटर्स के लिए. और ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड अब इफेक्टिव नहीं है. तो हमें ये समझना होगा कि जो चेंज आए हैं वो सच में हम एडुकेटर्स के लिए चैलेंजिंग है. तो इसको हम लोग समझेंगे, और फिर समाधान पे इसके आएंगे, जो भी हम लोग एक घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाए. सो जो एजुकेशनल लैंडस्केप है वो काफी चेंज हुआ है. तो पहले हम लोग कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, जो पहले नहीं था टीचर्स को, मगर आज हम टीचर्स को ये चैलेंजेस बेयर करना पड़ रहा है. एंड द फर्स्ट वन इज अटेंशन डिफिसिट एंड डिस्ट्रैक्शन. क्लासरूम जो हमारा है वो पहले हमें टीचिंग लर्निंग के लिए ही होता था, मगर अभी हमें क्या करना है कि हमें बच्चों के अटेंशन डिफिसिट और जो डिस्ट्रैक्टेड मूड है उसके ऊपर भी काम करना है. उनको अपने तरफ कन्वर्ज करके लाना है, कि वो हमारी बात सुने. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. और इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो आपका है मोबाइल फोन, जो रोल प्ले कर रहा है. कि आज एक 2 साल का बच्चा भी जिस घर में है, उसकी सुबह की शुरुआत होती है मोबाइल फोन से, की जिद से. आप देते हैं नहीं देते हैं, मगर ऐसी वो चीज है कि हर घर में वो एक प्रॉब्लम है. ऐसा कोई भी घर नहीं है जो टच नहीं है मोबाइल फोन के कर्ज से. हर बच्चा से बच्चा
इस चीज के गिरफ्त में आ चुका है और मोबाइल फोन से डी एडिक्ट कराने में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे बच्चा मोबाइल फोन्स नहीं देखे। तो ये तो छोटे बच्चों की समस्या जब इतनी है, तो आप सोचिए जब जिन बच्चों से हम लोग डील करते हैं तो वहां पे तो और भी ये मसला बढ़ चुका है। तो आज के डिजिटल एरा में मोबाइल फोन्स ने एजुकेशन को रिडिफाइन कर दिया है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग मोर एसेसिबल, ऑब्वियसली लर्निंग बहुत एसेसिबल हो गया, हमें कोई भी कंटेंट कभी भी कहीं से भी मिल सकता है, उसके लिए किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। बट इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ मैसिव चैलेंज फॉर वी एडुकेटर्स। भले ही बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर नहीं आते, लेकिन जो घर पे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और मोबाइल डिपेंडेंसी जो उनकी है, उसकी वजह से उनकी लर्निंग एबिलिटी, अटेंशन स्पैन और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ा है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो चैलेंज पहले नहीं हुआ करता। दिस इज अ वेरी न्यू challenge post the coming of mobile phones and social media. Or we teachers are increasingly noticing that students struggle, they do struggle very very much to maintain focus during lessons, क्योंकि मोबाइल फोन क्या है, डोपामिन देता है, क्लिक किया ये बदल गया, क्लिक किया वो, जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। तो वैसा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बच्चा 3 से 4 घंटा देख रहा है, उनके लिए तो स्ट्रगल ही है एक लेसन के दौरान फोकस मेंटेन करना। वो चाह के भी अगर चाहें तो नहीं हो सकता है। जो भी मोबाइल फोन यूजर है उनका माइंड काफी उस तरीके से वायर हो जाता है फास्ट पेस में। सो कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो मोबाइल स्क्रीन का हो रहा है घर पे, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और ये बहुत डिफिकल्ट हो गया उनके लिए कि वो एंगेज कर पाए अपने आप को क्लासरूम में काफी लंबे टाइम के लिए। हम लोग कहते थे बच्चे को 2 घंटे पढ़ो, ये अब मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़ेगा, क्योंकि उस तरीके का अटेंशन है ही नहीं। सोशल मीडिया पे जो स्क्रोलिंग करते हैं, या बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन की जो फिराक में रहते हैं कि फेसबुक पे लाइक आया कि नहीं, इंस्टाग्राम पे कमेंट आया कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने देखा कि नहीं, उसने कमेंट किया कि नहीं। सो जो इसकी जो आदत हुई है उनकी ब्रेन वायरिंग को इस तरह से चेंज कर रही है कि वो बच्चे लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत हर जगह है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इससे छूटा हुआ है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बच्चे होंगे जो इन सब चीजों से अनटच्ड होंगे। और स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी रेडीमेड चीजों पे बहुत ज्यादा हो गई है कि अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या वो ऑनलाइन कोई ऑलरेडी दे रहा है, या फिर एआई टूल की मदद से ये ऑलरेडी जनरेट कर दिया जाएगा। सो जो स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी है वो रेडीमेड ऑनलाइन आंसर्स पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जब कॉन्सेप्ट समझने की बजाय बच्चे गूगल या फिर एआई टूल्स पर सीधा सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ डेवलप होती है। तो एनईपी के रास्ते में तो बहुत बड़ी बाधा बन रहा है टेक्नोलॉजी खुद ही, मोबाइल फोन का यूज खुद ही। और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी आती है जब बच्चा खुद से उस चीज के ऊपर, रेडीमेड चीजों पे ऊपर नहीं, जबकि खुद से मंथन करके कॉन्सेप्ट को पे बेस करके रेफरेंस बुक को ढूंढ करके उस चीज का समाधान निकाले। बट एआई टूल्स के आने के बाद आप हर चीज आपके फिंगर टिप पे है। तो डीप लर्निंग और लॉजिकल एप्लीकेशन की जगह किसने ले लिया, शॉर्टकट्स ने ले ली है, जिससे ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उसमें उस प्रोजेक्ट में तो आप कर ले, लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म में जो इंटेलेक्ट है वो तो डेवलप नहीं हो पा रही है, विजडम नहीं आप ले पा रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ मिल जा रहा है, बट बच्चे काफी उतने अकलमंद नहीं होते, नहीं समझ पा रहे हैं। उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म पेन उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। पहले स्टूडेंट्स डाउट क्लियर करने के लिए टीचर्स से एक्टिवली बातचीत करते थे, टीचर्स का वेट करते थे, उनके उनके पीरियड्स का वेट करते थे कि उनसे कब हम लोग मिल पाएंगे और ये सोल्यूशन निकालेंगे। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था स्टूडेंट और बच्चों का। लेकिन अब इंटरनेट पर क्विक आंसर्स मिलने की वजह से टीचर्स से कम इंटरेक्शन हुआ है, काफी कम इंटरेक्शन बच्चों का हुआ। इनफैक्ट बच्चे बहुत कतराते हैं टीचर्स से बात करने के लिए ज्यादातर। और learning अब no is has no longer been a two-way process exclusively, or students are becoming dependent on digital platforms rather than engaging in meaningful discussion with their teachers. तो इससे क्या हुआ है, इससे टीचर स्टूडेंट बॉन्ड भी काफी हद तक इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो टीचर के जाने के बजाय वो चीज यूट्यूब पे देख ली जाएगी, वो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी टूल से पूछ ली जाएगी, या ऑनलाइन हो सकता है कि वो मटेरियल ही अवेलेबल हो, कुछ पैसा दे करके वो मटेरियल ही मिल जाएगा। इससे टीचर स्टूडेंट का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उस पर काफी असर पड़ा है, और जिससे मेंटोरिंग और गाइडेंस
का भी जो काम है वो इफेक्ट हुआ है उस चीज से। जहाँ पे जितना आप हम लोग टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं उतना स्टूडेंट की जाती जिंदगी, उसके वो स्टूडेंट है कैसा ये भी समझ पाते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। मगर जब वो होगा ही नहीं तो हम लोग वो इंटरपर्सनल रिश्ता भी नहीं बना पाते हैं बच्चों से। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के जो लो अटेंशन स्पैन और लैक ऑफ फोकस के कारण हम टीचर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे ऑब्वियसली प्रोफेशनल बर्नआउट्स होते हैं। कोई चीज जो आसानी से हो सकती है उसमें अगर इतनी मेजर बाधा आ जाए कि बच्चा ही अटेंशन नहीं दे रहा है, तो मेंटल फटीग भी हम एडुकेटर्स को काफी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और बर्नआउट भी होता है। तो हम टीचर्स का जो रोल है वो पहले से काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग हो गया है। और हमें सिर्फ नॉलेज को डिलीवर नहीं करना है बल्कि स्टूडेंट्स को मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचा के एक डिसिप्लिन्ड और फोकस बनाना का काम भी मिला है। सो तो इस समय जो नीड ऑफ द आवर है इज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडुकेशन को हेल्प करे, ना कि एडुकेशन के रास्ते में बाधा आए। अगर टेक्नोलॉजी ही एडुकेशन के रास्ते में बाधा आ जाए तो फिर फायदा ही क्या है टेक्नोलॉजी का, जहां बच्चा एडुकेट ही ना हो पाए बट शॉर्ट टर्म प्लेजरी के चक्कर में और शॉर्टकट्स में ही पड़ जाए। जो सेकंड है कि बिहेवियरल इश्यूज एंड डिसिप्लिन। अब इफ आई इंटर अ क्लास विद एन इंटेंशन ऑफ टीचिंग अ चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बिहेवियरल इश्यूज है तो डिजिटल कंटेंट के ज्यादा एक्सपोजर की वजह से भी स्टूडेंट्स में काफी डिफाइंस एंड इम्पेशंस आया। इनको ये लगता है अगर ये अभी चैप्टर नहीं समझ में है ये घर जाके किसी यूट्यूब के चैनल से समझ लेंगे। इम्पेशंस बहुत बड़ा, जहां उनको लगा कि टीचर बहुत ज्यादा हुक नहीं कर पा रहे हैं, इनको इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ दो, ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास एक रिलायंस है। अब डिसिप्लिन अब सिर्फ रूल्स इन्फोर्स करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार क्लास में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, दे आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका काम ही होता है क्लास को डिस्टर्ब करना, तो उन्हें डांट, अब समझ में आ चुका है उनको डांटने का तो कोई असर नहीं हो रहा है या उनको पनिशमेंट दे करके या सस्पेंड करके कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब टीचर का काम क्या हो जाता है कि हमें समझना होगा कि उनके बिहेवियर की जड़ क्या है, क्यों है कि ये रिकर कर रहा है, ये सारे पनिशमेंट, सारा फियर, कुछ मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है, तो उनका जड़ क्या है। तो क्या उसे लेसन में इंटरेस्ट नहीं है, ये एक रीजन है कि ये चैप्टर उसको बोरिंग लगता है या ये सब्जेक्ट उसको बोरिंग लगता है या घर में किसी प्रकार का उसको प्रॉब्लम है। तो हमें फिर अपने वे ऑफ टीचिंग को बदलना पड़ता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, अगर घर में कुछ ऐसी बात है जो कि नहीं है उसके लिए कंड्यूसिव, एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ती है कि भाई समझे हम बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, एम्पैथी देना होता है। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन से ज्यादा बेहतर होता है अगर हम मसले के जड़ को समझें और फिर उस चीज के ऊपर काम करें, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देता है। तो ये हमारे लिए एक अगेन एक चैलेंज है टू अंडरस्टैंड कि बच्चा बिहेव इस तरीके से क्यों कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। अगर हमने एक चीज सोची है तो उसमें बच्चे का डिसिप्लिन जो इशू है वो बार बार क्यों आ रहा है, ये भी हम टीचर्स के लिए एक काम बनता है, जो कि एक चैलेंज होता है जिसको हम आज के एडुकेटर्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं। देन हर क्लास में हर प्रकार के बच्चे हैं, कोई एक तरीके के बच्चे नहीं कि आपने एक तरीके का पैटर्न सोचा लेसन प्लान ऐसा होगा। तो कुछ बच्चे तो उसको कर पा रहे हैं बट कुछ बच्चे फंस रहे हैं। तो हमें डाइवर्स लर्निंग नीड्स को भी देखना है, और जो कि एनईपी भी कहता है। और आप देखेंगे कि क्लास में तरह तरह के बच्चे, बहुत कुछ लेस स्टिमुलेटेड है, कोई बहुत हाईली स्टिमुलेटेड है, कोई साइलेंट है, कोई लाउड है, कोई स्लो है, जिसको हमें केटर करना है ताकि लर्निंग आउटकम्स अटेन हो। तो मॉडर्न क्लासरूम में विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर्स सब एक ही जगह होते हैं, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है कि हम ऑडिटरी को एक साथ बिठाएं या काइनेस्थेटिक को एक साथ, सब आपको एक साथ ही मिलते हैं। Okay, I found this on the web fa. Let's stimulate it stimulator. Check it out. Just a minute, I think I have pressed something in my computer. Okay, is my voice clear to everyone? Okay. सो मॉडर्न जो क्लासरूम होता है उसमें उसमें हर तरीके के हर तरीके के बच्चे होते हैं। सो किसी को थ्योरी से समझ में आ जाता है, किसी को लेक्चर से समझ में आता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। तो जो थ्योरी वाले बच्चे हैं वो ऑडिटरी हैं, जो डायग्राम वाले बच्चे हैं वो विजुअल हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें कॉम्बिनेशन रखना होता है क्लासरूम में कि हर तरीके के बच्चे को हम लोग केटर कर पाए।
अगर वर्बल एक्सप्लेनेशन से नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ हम लोग डायग्राम बनाएं या स्मार्ट क्लास में ले जाएं या कुछ उसको एक्सपीरियंशियल करा के दिखाएं। अब साइंस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझ में आता है किसी, जबकि कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके बेहतर समझते हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच आज क्लासरूम में अपनानी बहुत जरूरी है, जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, हैंड्स ऑन लर्निंग स्ट्रेटेजीज को हम लोग मिक्स करते हैं। ये भी एक हमारे लिए न्यू टास्क है जो कि हमें करना जरूरी है टू गेट द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। देन द फोर्थ, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर नोटिस नहीं करते, बट ये दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम, जहाँ पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। उनको लगता है जो बच्चा 6 घंटे स्कूल में है वो सब कुछ उसी समय उसको हासिल हो जाए, वो हेल्दी भी उसी समय खाए, वो मोबाइल भी छोड़ दे उसी समय, और सब जिम्मेदारी जो है वो आपकी स्कूल की है। सो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और जो है और इंटरफेरेंस कभी कभी वो लाउड हो जाता है, दैट अगेन बिकम्स अ चैलेंज फॉर द एडुकेटर्स। और ये पता नहीं चलता है बट काफी स्ट्रेस देता है एज अ टीचर। सो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और टीचर्स पर अननेसेसरी काफी प्रेशर होता है। सो कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही, और एक ऑन द अदर साइड कुछ पेरेंट्स एकदम ही अनइंटरेस्टेड होते हैं। आप उनको रिमार्क्स देते चले जाएं, आप उनको स्कूल बुलाते चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बच्चे क्या करें। तो दो सेट ऑफ पेरेंट्स जो हैं जो कि काफी स्ट्रेसर्स का काम करते हैं। एक, जिनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से आ जाते हैं, दैट्स ऑल, लर्निंग आउटकम क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है उसमें नहीं है। दूसरा है कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्कूल से रखते हैं, क्योंकि मेजर टाइम जो होता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, उस समय भी बहुत दायित्व है पेरेंट्स का कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे नर्चर कर रहे हैं बच्चे को। फिर ही स्कूल उनकी उसमें एड कर सकता है। स्कूल कैन ऑलवेज गिव द करेक्ट गाइडलाइंस एंड द पाथवे, बट जो घर का एटमोसफियर होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल कि बच्चा कैसे उस चीज को रिसीव करेगा जो वो स्कूल में ले रहा है। तो अगर कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप करे, कि उनके बच्चे को अगर उनका बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है तो वो एग्जामिनेशन का पेपर देखते हैं रिजल्ट में, तो वो बोलते हैं आपने क्यों नहीं लिखवाया, आपने क्यों नहीं गाइड किया, आपने क्यों नहीं क्वेश्चन समझाया। इस तरीके की बहुत सारी उम्मीद होती है पेरेंट्स की टीचर्स से, और टॉप करे। लेकिन हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी भी अलग है, ये भी पेरेंट्स को समझना होगा कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप हमेशा नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है, अपना भी एक दिमाग होता है, एक रुचि होती है और कैपेबिलिटी होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, नहीं तो बात सब बच्चे के हित में ही कर रहे हैं। टीचर भी चाह रहे हैं कि बच्चे ही का हित हो और पेरेंट्स भी चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे का हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट तरीके से चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि हम एक ओपन कम्युनिकेशन जरूर करें कि पेरेंट्स से, कि और उनको यकीन दिलाएं कि पेरेंट्स को कि टीचर्स भी आपके बच्चे के लिए ही काम कर रहे हैं और इसमें कोई ईगो नहीं है, और एंड ऑफ द डे फायदा बच्चे का ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। अब लेकिन इसमें टीचर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है पेरेंट्स की। अगर जो पेरेंट्स टीचर्स की हेल्प करते हैं और ना कि उनको ब्लेम गेम के इसमें फंसाते हैं, वो देखिएगा टीचर्स के लिए भी काम बड़ा आसान हो जाता है जब पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स अटैकिंग मोड में अगर आ जाते हैं तो फिर टीचर्स के लिए स्ट्रेसर्स बन जाते हैं, एक चैलेंज की तरह हो जाता है। देन इज मेंटल हेल्थ कंसर्न। अभी मेंटल हेल्थ पहले लगता था कि सिर्फ बड़ों बड़ों को होता है, बट अभी हम लोग परीक्षा पे चर्चा में देखते हैं कि इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों को भी हो रहा है। इनफैक्ट फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या पेट में एग्जाम के सुबह में पेट में दर्द, वॉमिटिंग, चक्कर, इंसोम्निया बहुत कॉमन है। सोचिए 8 साल 9 साल के बच्चे को एग्जाम की जो एंजाइटी है। सो इन नॉट एन एग्जाम एंजाइटी, घर में भी अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, घर में चीजें ठीक नहीं है बच्चे के, सो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन अब सिर्फ एडल्ट्स की समस्याएं नहीं रह गई हैं, बच्चों को भी ये आम के बीच में आम हो गई है। और हम टीचर्स देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इन सारी चीजों के विक्टिम्स हैं। सो हम टीचर्स और जो हैं उन हमें मेंटोर भी बनना पड़ता है, हमें काउंसलर भी बनना पड़ता है। इन दोनों की भूमिका भी निभाने की हमसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप क्लास में गए हैं और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है या उसके पेट में दर्द है और इसकी वजह यह है कि उसको एग्जाम की एंजाइटी है या घर में किसी चीज को उसने फेस किया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि चलो अभी सोलर सिस्टम पढ़ना होगा या हिस्ट्री पढ़ना होगा या भगत सिंह पढ़ना होगा। हमें सोल्यूशन तो देना ही पड़ता है। तो वो बढ़ गया है, उस तरह के केसेस बढ़ गए हैं जहां पे हमें पहले
वो जगह क्रिएट करनी पड़ती है टीचिंग की। वो जगह हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम बच्चे को उस लायक बनाए, इमोशनली उतना स्ट्रांग कर दें कि वो लर्निंग ले, वो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब वो मेंटली स्टेबल बच्चा फील करेगा या इमोशनली कंफर्टेड होगा। तो वो जिम्मेदारी भी कोई वहां बाहर से आके कोई नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी भी हम एडुकेटर्स पे ही है। सो दीज आर द थिंग्स, जब हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये सारी चीजें भी न्यू न्यू है जो चैलेंजेस हैं, and then we have to move forward. Now the last one which I have kept is administrative and curriculum pressures. अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ क्लासरूम में जाके कोई चीज को पढ़ाना है, टीचिंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हमें क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, हमें आंसर पेपर्स चेक करने हैं, हमें लेसन प्लानिंग करनी है, हमें परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है, हमें मिसबिहेवियर को देखना है, बुलिज्म को देखना है, पेरेंट्स की डिमांड्स है। तो ये सारी चीज जो होती है ना, कभी कभी वो जो रियल जो टीचिंग की खुशी होती है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो खुशी खत्म हो जाती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जिस जिस लिए आए थे इस प्रोफेशन में, जिस मोटो के साथ आए थे, उसको हम लोग जी रहे हैं कि नहीं। नहीं तो हम लोग बाकी मसलों को ही सॉल्व करते करते जो टीचिंग की जो एक्चुअल खुशी है वही खो जाती है। तो एक टीचर को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जिस पैशन से हम लोग जिस चीज के लिए आए थे वो हम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। इसी के लिए ये सेशन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। सो व्हाट क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट, पहले तो ये समझना है कि क्या ये नहीं है। हमें लगता है क्लासरूम ये हमने पूरी जिंदगी समझा कि मेरा क्लासरूम, जब आई वॉज अ किड इन अ मिशनरी स्कूल, तो मेरा क्लासरूम बड़ा मैनेज हुआ करता था, द टीचर वॉज वेरी गुड एट मैनेजिंग, बट इट वॉज नॉट। ये बाद में समझ में आया, ये अब एक एडुकेटर समझ में आया कि मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में फर्क होता है। सो एक ऑर्डरली क्लास इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट, जहाँ पे बच्चे सांस रोक के बैठते हैं, आपके बोलने पे खड़े होते हैं, आपके बोलने पे बैठ जाते हैं, तो वो मैनेजमेंट नहीं है, ये समझना जरूरी है। दैट इज फिजिकल डिसिप्लिन। द सेकेंड वन इज कि जहाँ पे आप टीचिंग लेसन्स इन द वे यू वांट, सो ये भी नहीं है। अगर हम एक स्टाइल है हमारा पढ़ाने का और उसी स्टाइल से हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्लासरूम भी मैनेज नहीं है। हमें डाइवर्स बच्चों की डाइवर्स नीड्स को समझना पड़ता है, और ये हम एडुकेटर्स रोज देखते हैं कि आपके क्लास में जितना एक ब्रेन सर्जन नहीं डिसीजन लेता है, उतना एक टीचर को रोज लेना पड़ता है डिसीजन। पल पल में इस डिसीजन बदलते हैं, आप सोच के क्या जाते हैं क्लास में और आप करके क्या निकलते हैं क्लास से। सो इसमें कोई एक तरीका नहीं है जिस तरीके से हमें लगे कि हम यही करेंगे और यही वर्क करेगा। नहीं, आज ये पॉसिबल नहीं है कि हमने जो एक रिजिडिटी के साथ सोचा हुआ है वो करें। वहां पे हमारी क्या डिमांड आएगी, हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, बट एंड में क्लासरूम में क्या सिचुएशन मेरे सामने आ जाएगी, बच्चा क्या कर देगा, पेरेंट की क्या डिमांड आ जाएगी, मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्ट कर देगा, ये बहुत बदलती हुई चीज है। तो एक कोई वे नहीं होता है, वी नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सो क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फिजिकल डिसिप्लिन, या वो क्लास नहीं है जिसमें हम एक चीज सोच के जाए बस वही अटेन करें। वी हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। Now difference between a classroom management and classroom discipline. So ये बहुत अच्छे से समझिएगा, मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर डिसिप्लिन एक छोटा सा पॉइंट है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन है, बच्चे लाइन में जा रहे हैं, लाइन से उतर रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो मेरा क्लासरूम मैनेज्ड है। नहीं, क्लासरूम डिसिप्लिन्ड है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैनेजमेंट का है, जो आपने अकॉम्प्लिश कर लिया है, और जो जिनके भी क्लासरूम डिसिप्लिन्ड है उनके लिए लर्निंग ईजी होने वाली है। लेकिन वो मैनेज्ड है नहीं वैसे, क्योंकि बहुत बार, और वी आई हैव सीन एज अ स्टूडेंट कि हमारी क्लास डिसिप्लिन बहुत हुआ करती थी, हम लोग सांस रोके ही रहते थे पूरे दिन, मगर लर्निंग नहीं होती थी। एग्जामिनेशन के बाद कुछ याद नहीं रहता था कि क्या पढ़ाया गया, क्योंकि वो फियर में पढ़ाया गया है। सो मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, तो समझ में आ गया, जहाँ पे आपको रूल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर आपको मानना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये पॉइंट एक्सक्लूसिव नहीं है, बाकी भी चीजें उसके साथ केटर होनी चाहिए। So management is a complex set of plans and actions which the teacher uses to ensure that the learning in the classroom is effective and efficient. ठीक है, तो डिसिप्लिन तो एक पॉइंट है कि डिसिप्लिन है क्लासरूम, लेकिन साथ साथ उसमें जो सेट ऑफ प्लान है जो टीचर ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करके वो लेके गए हैं, वो भी अटेन होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन और डर के मारे ना बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ना आंसर दे रहा है,
और आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा दिया, वो समझ गया, तो वो डिसिप्लिन है, वो मैनेज नहीं है। ये और भी क्लियर होगा आगे के स्लाइड से। सो क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, ये इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स that teachers use to create a positive and organized learning environment within a classroom। सबसे पहले तो कोई भी वो क्लासरूम हो या स्टाफ रूम हो, उसका एनवायरनमेंट जो हो वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको ये पता है किसी भी जगह पे कोई भी इन्वायरमेंट में कि इफ यू आर वैल्यूड, इफ यू आर हर्ड, इफ यू आर रिस्पेक्टेड, आप वहां लर्निंग कर लेंगे या टीचिंग कर लेंगे। सेम इज विद स्टाफ रूम। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है, कोई बुलिज्म नहीं है, कोई मेरे बैक बेटिंग नहीं करता है, यू विल फील अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे उठते ही यहाँ पे मेरे बारे में 4 बात होंगी, then that is not a positive environment। same goes with the kids। अगर आप क्लासरूम में एक फिजिकली कंड्यूसिव क्लासरूम होता है जहाँ पे सनलाइट है, एनफ स्पेस है, तो बच्चे के लिए फिजिकली कंड्यूसिव है, लेकिन वहाँ बुलिज्म नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मार्जिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज की वजह से उस बच्चे को ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरी लर्निंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इफ समबडी इज सिटिंग इन योर क्लास एंड इफ यू आर द टीचर, वो चाइल्ड रिलैक्स हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि इस क्लास में अगर हम बैठे हैं तो मेरी लर्निंग ही होने वाली है, बाकी यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोई मेरे को चिढ़ा नहीं सकता है, यहाँ पे कोई मेरे को थ्रेट नहीं कर सकता, यहाँ कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। एंड द टीचर जो है वो मेरे को वैल्यू करती हैं, वो चाहे मेरी बात कितनी बचकानी हो वो सुनती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, रिस्पेक्टफुल। जब बच्चा रिस्पेक्टेड फील करता है तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देता है। इट्स अ वेरी वेरी म्यूचुअल bond between the kids and the teachers। तो ये this goes for I think for all the environment that we have। ये घर का भी environment अगर अच्छा नहीं होगा खुद के, तो हम लोग नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें। तो सेम गोज विद द क्लासरूम। क्लासरूम का ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे बच्चे को लगे कि उसकी इज्जत है और उसकी बात का कोई वजन है उसमें। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो आप समझिए। It involves maintaining discipline, जो हमने पहले बोला। Not only discipline, discipline can be a part of it, not only discipline। Fostering students engagement, जहां बच्चा बात करे, अपने मन की बात करने, क्वेश्चन पूछने में या आंसर देने में उसको झिझक नहीं हो, उस वो इंगेज करे खुलेआम। फॉस्टर करना है ऐसा कि हम वो बच्चे को, स्टूडेंट इंगेजमेंट हम लोगों को करना है कि बच्चा अगर कहीं फंस रहा है या कोई डाउट है तो आपसे जरूर पूछे। हैंडलिंग बिहेवियर इश्यूज, a lot of things will happen in the class। so this management का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई मिसबिहेवियर हो रहा है या कुछ इस तरीके की चीज लग रही है जिससे आपको लग रहा है कि मेरी टीचिंग जो आने वाली है आगे, जो हम करने वाले हैं, जो अपना ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है वो अटेन नहीं हो पाएगा, तो हमें वो बिहेवियर इश्यूज को हैंडल करना पड़ेगा। एंड प्रॉम्प्टिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू इंश्योर अ प्रोडक्टिव कंड्यूसिव स्पेस फॉर लर्निंग। अभी आपको मिसबिहेवियर है तो भी आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा कि नो, क्या प्रॉब्लम है इस मिसबिहेवियर के पीछे, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि एक प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव स्पेस हम क्रिएट कर पाए लर्निंग के लिए। और जब हम लोग टीचर होते हैं तो हमें, आई ऑलवेज से कि हमें क्राउन उतारना पड़ता है टीचर होने का, क्योंकि हमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तो इंग्लिश क्लास की है, ये वो देखेंगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर ने किसी बीमार को देख लिया तो वो ये नहीं कह सकते आप मेरी क्लिनिक पे आइएगा ही तो हम इलाज करेंगे। इफ दैट पर्सन इज सिक यू विल हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट। द सेम इज विद द टीचर। इफ अ टीचर हैज आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे लर्निंग की जरूरत है, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है, तो हम लोग आंख नहीं बंद कर सकते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी है कि उस प्रॉब्लम को हम लोग वहीं पे सुलझाएं। जस्ट लाइक अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर किसी बीमार को ये बोले, एक बीमार बच्चे को बोले कि आप तुम मेरी क्लिनिक में आओगे तो ही हम इलाज करेंगे, तो वो डॉक्टर है कि नहीं है ये भी डाउट है। सेम इज विद टीचर्स। अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई तो हमें ये दायित्व है, ये इन दोनों प्रोफेशन का ही दायित्व है कि हम उस चीज को उसी समय केटर करें और उस चीज को एक अच्छे अंजाम पर पहुंचाएं। दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो ये बैगेज ना समझ के इसको अपना हमें दायित्व समझना है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, जहाँ पे डिसिप्लिन, जहाँ पे स्टूडेंट का एंगेजमेंट, जहाँ पे बिहेवियर इश्यूज को आप हम लोग कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर कोई अपने दिल की बात बोलता है, एंड ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। तो सोच लीजिए कि मैनेजमेंट अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो इफेक्टिवली जो इंसान
माइक्रो मैनेज करके अपने क्लास को मैनेज करता है इफेक्टिवली, वो ब्रेन सर्जन से ज्यादा डिसीजन ले रहे होंगे एक बार में, क्योंकि दे आर डीलिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स टुगेदर। नाउ जो जो इसके बेस में हम लोग जाते हैं, तो जो फैक्टर्स जो एक्चुअली में इफेक्ट करता है क्लासरूम मैनेजमेंट को, उस वो चार ही है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट, एज आई सेड, कि क्लासरूम में अगर बदमाशी कौन करता है, वही बच्चे बदमाशी करते हैं जहां पे उनको लगता है वो हर्ड नहीं है। वो जब तक कि अपने आप को कुछ ऐसी चीज नहीं कर देंगे आपका टेंशन लेने के लिए, या तो अगर वो अपने अच्छी हरकत से आपका टेंशन नहीं ले पा रहे हैं तो वो कुछ बदमाशी करके आपका टेंशन लेंगे। तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है कि क्लासरूम में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, सब बच्चा वैल्यूड हो, रिस्पेक्टेड हो, हर्ड हो, सेफ फील करे। वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ये पता हो कि माई टीचर इज देयर, मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो माई टीचर विल लिसन टू माई प्रॉब्लम ओपनली। ये नहीं कि वो एक पक्ष सुनेंगे या वो एक पक्ष सुनेंगी और एक फैसला कर देंगी। वो उनकी फेयरनेस पे बच्चे को यकीन होना चाहिए। जैसे हम पंच परमेश्वर कहते हैं, वैसे ही टीचर है कि हर बच्चा, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कितना भी उसका हिस्ट्री में बदमाशी रहा हो, उसके मन में ये होना चाहिए कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा इफ माई टीचर और माई सर इज देयर। सो इन्वायरमेंट का खुशनुमा होना बड़ा जरूरी होता है क्लासरूम में। और वो आई सेड कि वो कैसे बनता है। तो और हर को कभी भी जज करके नहीं, हो सकता है किसी बच्चे का पैटर्न हो बदमाशी करने का, बस उसने अपने पैटर्न को ब्रेक करके कोई चेंज किया हो। जरूरी नहीं कि वो चेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अगर थोड़ा भी चेंज हुआ है तो हमें उनको मोटिवेट जरूर करना चाहिए ताकि वो उनकी लाइफस्टाइल में आ सके। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। डीमोटिवेशन पूरे पूरी पर्सनालिटी को खत्म कर देती है। हम लोग इतने बड़ी उम्र पा चुके हैं तो भी हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और अथॉरिटी उसको मोटिवेट करके इनकरेज करती है तो हमें लगता है हम उसको और बढ़ा के करें। लेकिन अगर कुछ अच्छा करते हैं उसको अननोटिस जाती है या नहीं वो उसको अप्रिसिएशन मिलता है या एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो लगता है बेकार है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। तो ये जब इस एज में ये चीज हम महसूस करते हैं, विच इज आवर साइकोलॉजी, तो बच्चों को भी बहुत जरूरत है मोटिवेशन की और इंकरेजमेंट की। सो क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा कंड्यूसिव होना चाहिए। दूसरा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ये कोई बता नहीं सकता है कि एक टीचर का स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, मेरा एक बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, तीसरा कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आई नो कि हम इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम इसकी मदर ने मेरे साथ खराब लफ्जों में बात की थी, इस बच्चे को तो भी हम देख लेंगे। ये कोई तीसरा नहीं जानेगा, ये आप ही जानेंगे और वो बच्चा ही जानेगा। लेकिन वो एज अ टीचर ये हम कर नहीं सकते। हमें अपर प्लेस लेनी पड़ती है, हमें बिगर पर्सन बनना पड़ता है और हमें सारे अपने प्रेजुडिस, बायस, ग्रजेस, ग्रीवांसेस निकालनी पड़ती है, बिकॉज वी आर टीचर्स। सो और ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन। और ये रिलेशनशिप होना अच्छा बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि हम लोग कोई ऐसे इंसान की का नाम लें जिसकी हम सब बात मानना चाहते हैं कि वो जो बोले वो हम मान लें, तो अगर आप ये सोचिए ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में है जिसकी आप सब बात मानना चाहते हैं, कोई ना कोई जरूर सबकी जिंदगी में होगा जिसकी आप हर बात मानना चाहते हैं कि वो जो बोले तो आप करें। लेकिन ये जरूर सोचिए कि उस इंसान से मेरा रिश्ता कैसा है। उस इंसान से आपका रिश्ता बड़ा अच्छा होगा, तभी आप उसकी हर बात मानने को राजी हैं। तो हम ये कैसे सोचे कि बच्चे के साथ हम खराब रिश्ता रख करके, क्योंकि वो सिर्फ मेरे और उसके बीच में है, खराब रख के ये सोचे कि वो मेरी बात क्यों नहीं मानता है। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन कि हम बात उन्हीं की मानते हैं और स्टूडेंट भी टीचर की बात तभी मानेंगे जब हम दोनों का रिश्ता अच्छा होगा। तो ये बहुत जरूरी, और अच्छा रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है। वी हैव सीन दिस मूवी तारे जमीन पर। इसमें क्या होता है, आप आमिर खान को देखते हैं कि वो बच्चे के पीछे लगा रहता है, लेकिन बच्चा उसको बहुत भाव नहीं देता है क्योंकि बच्चे को बिट्रेयल पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, तो वो टीचर पे भरोसा नहीं कर पाता है। लेकिन टीचर जो है उस बच्चे के पीछे लगे 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 क्या होता है, उसका ट्रस्ट एक दिन जीत ही लेते हैं। तो ये टीचर ऐसा एक प्रोफेशन है जहां पे हम लोग, अरे यार छोड़ो ना, ये सब नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। इट्स अ वेरी आई थिंक एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग अपना कर्म सुधार सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अटैच्ड। इफ यू आर अ डीप पर्सन यू विल सी दैट यू आर डीलिंग विद अ रॉ लाइफ, जिसके आपके हर एक वर्ड उसको डायरेक्टली छू रहा है, उसकी जिंदगी को बदल रहा है। कि हम लोग आज इस उम्र पे हैं लेकिन अपनी टीचर की हर अच्छी बोली हुई बात और हर बुरी बोली हुई बात आज भी हमको याद है। तो टीचर्स के पास मैजिक वॉन्ड होता है, तो हमें बहुत सारी चीज बच्चों की भूलनी पड़ती है। अगर उनकी कोई हर्ट की हुई चीज है उसको भूलनी पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू बी द टीचर, वी हैव टू बी द गुरु। और रिश्ता हमें अच्छा बनाकर ही रखना है बच्चों से।
वो हम लोग, वी कैन नॉट हैव फेवरेट्स, वी कैन नॉट marginalize, we cannot do anything that is not expected out of a teacher. It's not easy, but it should be done. That is the correct meaning of being a guru. Then the third is student student relationship. क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, मगर ये आपको पता है कि मेरे क्लास से जाने के बाद दो बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई होने वाली है. सो अगेन दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देखना कि हर बच्चे के बीच में दोस्ती हो जाए. वो मेरे को, अगर छोटे क्लासेस में बड़ा होता है कि वो मेरी मम्मी का नाम बोल रहा था, या वो मेरा पेट नेम बोल रहा था, उसने मेरे पापा को ऐसे बोला, उसने मेरे पापा का सरनेम अपने साथ लगा लिया, कुछ 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 बहुत बहुत स्टूपिड लगेगा हम लोगों को, मगर ये उसी समय रिजॉल्व करना होगा. हम लोग सर्कल टाइम रखते हैं जो सुबह का जीरो पीरियड बहुत सारी जगह पे बोला जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सब बच्चों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही रहे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहेगा सही, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा, क्लास का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव रहेगा, तो बहुत आसान होता है अपने लेसन को पढ़ा देना. तो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. कि क्लासरूम मैनेज तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इफेक्टिवली ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हम सब, हमारे एब्सेंट होने पे बच्चे बहुत खुश होते हैं. ऐसा होता है ना कि आप किसी टीचर बच्चे को क्लास में जाके बोलते हैं कि आज वो वाले सर एब्सेंट है, तो बच्चे पूरा खुशी के मारे वो हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं. और किसी टीचर के बारे में बताएंगे कि वो एब्सेंट है, तो वो दुखी हो जाते हैं कि अरे आज वो मैम नहीं आएंगी. ये सीधा सीधा रिश्ता बताता है बच्चों का स्टूडेंट के, किसके एब्सेंस में खुशी होगी और किसके प्रेजेंस में खुशी नहीं होगी, ये बच्चे साफ जग जाहिर कर देते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के रिलेशनशिप के बीच के जो मतभेद है और बच्चे हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें अपने मेच्योरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. जैसे हम लोग घर में क्या होता है, हमारे खुद के बच्चों में लड़ाई होता है, तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात क्या होती है कि उनके दो अपने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं. तो सेम क्लासरूम में भी है, अगर आपके अपने खुद के बच्चे लड़ाई करेंगे, क्लासरूम बहुत ज्यादा थ्राइव करेगा नहीं. आपकी जो अपनी जो लेगेसी आप देना चाहते हैं क्लासरूम को, दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ाई है, उसमें सिविल वॉर है. तो उसको स्मूदन आउट करना, उसको थोड़ा समय देना, उनको लंच टाइम में दोस्ती करा देना, बात की जड़ में जाना, बात को ठीक कर देना, ये जरूरी होता है. मरम्मत जरूरी है, ये टीचर से एक्सपेक्टेड है. और यही वो लेगेसी बच्चे कैरी करेंगे कि कभी उनको इफ दे विल फेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल, तो वो भी उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी काम हम टीचर्स का ही है सिखाना, कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं. और हम टीचर्स कॉन्फ्लिक्ट कब रिजॉल्व अच्छे से करना सिखा पाएंगे, जहां अपने खुद अपनी जाती जिंदगी में रिजॉल्व करना जानेंगे. तो हमारा सबसे अच्छा जो टीचिंग में सबसे अच्छी चीज है कि आप बच्चों को अच्छी चीज सिखाते सिखाते खुद बहुत अच्छे हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद प्रैक्टिस करें और उस सिखाने के चक्कर में खुद भी बहुत अच्छे इंसान बन जाएं. वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, कि अगर हम किसी को अच्छी लेगेसी दे पाए, जो फिर वो लेगेसी करे कि वो किसी टीचर ने सिखाया था. द लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन. और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एज आई सेड कि इवन इफ यू आर वेरी मेच्योर एंड यू हैव अटेन्ड अ एज, यू आर अ पेरेंट एंड यू आर अ ग्रैंड पेरेंट, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग इज वर्थ वाइल. बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ बनाया, ये तुमने बनाया, मेरे को लग रहा है कि किसी से तुमने ले लिया है, ये बच्चे का मनोबल 100 से 0 ले आता है. तो ये बच्चे ने, अगर आपको डाउट भी है कि अगर आप बच्चे ने नहीं हो किसी और से उसने बनवाया है, मोटिवेशन देने में हमारा कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन बच्चे का बहुत बढ़ता है. एक मोटिवेशन से इंसान पहाड़ तोड़ सकता है, इतना पावरफुल होता है मोटिवेशन. सो हर बच्चे में एक यूनिक पोटेंशियल है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है, और हमें बस उसको प्रोपेल करना है. इट्स वेरी इजी टू सी द बैड थिंग्स, बट इट्स वेरी टफ टू मैग्नीफाई द गुड थिंग्स. और टीचर्स, हम लोग रॉ लाइफ के साथ रोज डील कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि हम मोटिवेट करें. कि अगर हो सकता है कि पूरी दुनिया तुम में कोई अच्छी चीज नहीं देख पा रही है, लेकिन आई एज अ टीचर कैन सी यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, यू शेयर. आई सॉ दैट डे दैट यू गॉट 2 टॉफीज एंड यू गेव वन टू दैट स्पेशल चाइल्ड. वेरी, और वो उसकी जिंदगी का आधार बन जाएगा कि मेरे टीचर ने मेरे को एक स्पेशल चाइल्ड की मदद करते हुए चुपके से देख लिया. अब वो जिंदगी भर स्पेशल चाइल्ड को मदद करेगा, क्योंकि मेरे टीचर ने वैलिडेट कर दिया था कि वो अच्छी चीज थी जो हमने की थी. लेकिन अगर आप नहीं मेंशन करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो क्या है, वो उसको पता ही नहीं कि उसने अच्छा किया, वो आज किया कल नहीं किया.
लेकिन मोटिवेशन और इंकरेजमेंट से कोई भी अच्छी जो चीज होती है पॉजिटिवली रीइंफोर्स होती है, हैबिट बनती है और फिर लाइफस्टाइल बनती है। तो कभी भी आपने बहुत एक कीन ऑब्जर्वेशन से किसी बच्चे में अच्छी क्वालिटी देखी हो कि उसने क्लास छोड़ते समय लाइट बुझा दी या पंखा बंद कर दिया, जरूर बोले कि पता है व्हाट यू डिड आई सॉ एंड यू नो यू शुड ऑलवेज डू दिस एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ लीडर। जो लीडर होता है वो सब चीज का ख्याल रखता है। उसके अंदर दायित्व आ जाएगा कि उसको लीडरशिप दिखानी है, क्योंकि मेरे टीचर ने वैलिडेट कर दिया था कि आई एम अ लीडर। सो वेरी स्मॉल थिंग्स बट लाइफ चेंजिंग थिंग्स, जिससे क्लासरूम को इफेक्टिवली एंड जो हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है, क्योंकि लेगेसी बन रही है, आपकी जो शिक्षा है वो आगे जा रही है, उस बच्चे के थ्रू और 4 लोगों को मिलेगी। तो इट्स अ वेरी नोबल थिंग टू डू। नाउ द 4 essential parts ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड रिलेवेंस। अगर एक टीचर इन चारों को अपनी टीचिंग में शामिल करते हैं तो स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स दोनों बेहतर होते हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं। ऑटोनॉमी, हमें क्लासरूम में बच्चे को ऑटोनॉमी जरूर देनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब कि उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता जरूर देनी चाहिए, स्वतंत्रता जरूर देनी चाहिए, जरूरी होता है, ताकि वे अपने लर्निंग डिसीजंस खुद ले सकें। जब स्टूडेंट्स को चॉइस मिलती है तो और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हर इंसान को चॉइस अगर मिलती है तो मोटिवेशन मिलता है। एक ही चीज आपको मिली अब यही होना है, वो रिजिडिटी बहुत ज्यादा ह्यूमन माइंड को पसंद ही नहीं है। उसको हमेशा लगता है कि थोड़ी आजादी, आजादी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को पसंद है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि हमको आजादी नहीं पसंद है, सब एवरीबडी लाइक्स। तो वो बच्चों को भी पसंद है। तो अगर मान लीजिए कि इंग्लिश की क्लास है और टीचर बच्चों को ये डिसाइड करना है कि वो क्या लिखें, या तो वो पोएम लिखें या स्टोरी लिखें, ये ऑप्शन दे दीजिए। लिखना या तो पोयम है या स्टोरी है, तो इससे क्या होगा, इनकी क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ेगा, क्योंकि इनको ऑटोनॉमी मिली है। अब या तो अगर ईवीएस का कोई प्रोजेक्ट है तो बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगी, या तो वो सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट बनाए या वाटर कंजर्वेशन पे बनाए। तो बच्चे को बनाना तो है ही, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलेंगे सिर्फ सोलर एनर्जी बनाना और कोई टॉपिक पे नहीं बनाना है, तो एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बड़ा रिजिड सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन है, माइंड को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप यही बोल दें ऑप्शन है, तो मैम ने ऑप्शन दिया है, कहीं ना कहीं उसको एक सांस लेने की जगह मिलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आजादी देना और सांस लेने की जगह देना, हर जगह बच्चों को भी बड़ों को भी सबको चाहिए सांस लेने की जगह। तो ये जरूर दीजिए, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बट बच्चों को थोड़ा आराम मिल जाता है। दूसरा है कॉम्पिटेंस, जिसको हम लोग दक्षता भी कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स को लगे कि वो किसी टास्क को अचीव कर सकें और उनका कॉन्फिडेंस और विलिंगनेस, तो लर्न दोनों बढ़ता है। कोई भी चीज को अगर वो अटेन कर ले तो हमें इसमें इसमें दायित्व हमारा क्या बनता है कि हम बच्चों से कुछ ऐसा सा काम कराएं जिसमें उनको सक्सेसेस मिलते चले जाएं, स्मॉल सक्सेसेस। मान लीजिए कि मैथ्स की क्लास है और अगर टीचर पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं, तो बच्चे को लगेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन उनको कॉम्पिटेंसी की फीलिंग आएगी कि अच्छा, पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स करते थे बट अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ गए हैं, या जैसे पहले बेसिक मल्टीपल सिखा रहे हैं फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। तो उनके अंदर ना एक फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग इस चीज के लायक हो रहे हैं। पहले तो हम लोग बड़ा सिंपल सिंपल चीज करते थे, वर्ड्स पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहले हम लोग सिर्फ वर्ड्स थे, अब उसमें हम लोग और एक लेवल कॉम्प्लेक्स सब कुछ कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ था कि आप बच्चा जो अपना सीढ़ी देखता है चढ़ते हुए कि हम पहले तो ये करते थे अब हम ये कर पाते हैं। ड्राइंग क्लास में देखिएगा कि साल के शुरुआत में बच्चा कुछ बनाता है और साल के एंड तक कुछ बनाता है, तो उसको जब ये फीलिंग हम देते हैं, इसमें हम लोगों को बड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा। जब वो फीलिंग देते हैं कि देखो पहले तुम क्या करते थे और अब तुम क्या कर लेते हो, तो ये जब बच्चा अपनी सीढ़ी देखता है प्रोग्रेशन की, अपने कॉम्पिटेंस के बिल्डिंग होने की, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब बोर्ड्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। तो बच्चे को ये बताना है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, हमने सिर्फ तुमको ये कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन तुमने इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक प्रोजेक्ट बना लिया, तो क्या हुआ, तुम कॉम्पिटेंट हो गए इस टॉपिक पे। नाउ यू आर कॉम्पिटेंट। तो ये जो जो सक्सेस की और प्राइड की और डोपामिन रश जो बच्चे को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, कि बच्चे को लगे कि आई एम कॉम्पिटेंट, आई कैन डू दिस, आई हैव अटेन्ड दिस नॉलेज एंड आई कैन नाउ अप्लाई दिस। और ये हमें बच्चे को हमेशा माइंडफुली बताना पड़ेगा कि सी वेयर वी स्टार्टेड एंड नाउ वेयर वी हैव कम। सो दिस फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों में जनरेट कराएं। रिलेटेडनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेडनेस का मतलब होता है संबंध, बड़ा सिंपल सी बात है।
तो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट को लगे कि दे बिलोंग टू दिस क्लास, एक फीलिंग। और ये टीचर ही कर सकते हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगे। जैसे क्या होता है कि हमें पता है कि पूरी लाइफ का एडवर्सिटी, रिजेक्शन, सब कुछ, इंटरव्यू में फेल, सब कुछ हम लोग झेल करके अपने घर आ सकते हैं। ठीक है, देयर इज वन प्लेस जहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, जहाँ पे आपको सुंदर नहीं लगना है, जहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं लगना है। यू कैन बी योर सेल्फ। ये फीलिंग अपने आप में बड़ा रिलैक्स करती है और लगता है एक बैकअप है। यही फीलिंग बच्चे में जनरेट करनी है कि यू बिलोंग टू दिस क्लास। तुम सारी एक्टिविटी करो, ये करो, बट देयर इज अ क्लास टीचर वेटिंग फॉर यू। और तुम हार करके आओ, मेडल ना लेकर के आओ, बट देयर इज अ क्लास टीचर जो कि बोलेंगी कि नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। तो ये जब फीलिंग बच्चे को आती है कि रिलेटेडनेस, देयर इज अ नेस्ट वेटिंग फॉर मी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। क्योंकि आप बच्चे को अगर एकदम हमेशा स्ट्रेस में, उत्तेजित, हाइपर रखेंगे तो वो रेस्ट कहाँ करेगा। तो वो क्लासरूम उसके लिए एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उसको लगे कह ठीक है कोई बात नहीं है, इस रेस में हार गए बट देयर इज अ क्लासरूम, पढ़ाई कर लेंगे वहां पे आराम से। तो ये फीलिंग फील कराना बड़ा जरूरी होता है बच्चे की साइकोलॉजी के लिए। जब स्टूडेंट्स और को टीचर्स और क्लासमेट के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस हो कि कोई बात नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो थोड़ा ना बदल जाएगा, इसमें हार के तो क्या हुआ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो वही रहेगा, मेरी मैम तो वही रहेंगे, मेरे सर तो वही रहेंगे, वो लोग they accept me even if I'm a loser, even if not next time I will try for them again. ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चा आपके क्लासरूम से उसको इमोशनल अटैचमेंट हो, आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो, क्लासमेट से हो, things are okay, they can be taken care of because that nest is very important. Then the fourth point is relevance. ये हम लोग सबके लिए होता है। हम लोगों को कभी कभी हम लोग क्यों नौकरी कर रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, सिर्फ पैसा मिलता है। लेकिन जब आपको ये फील होता है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी का फ्यूचर बनता है, उससे बच्चे को बोर्ड्स में अच्छा नंबर ले आते हैं तो उसका फ्यूचर बनता है। ये बहुत जरूरी होता है हम बड़े लोगों के लिए कि हमें लगे कि हम एक मीनिंगफुल जिंदगी जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका एक मीनिंग भी है, वो सिर्फ सिर्फ एक मशीन की तरह काम नहीं कर रहे हैं। देयर इज रिलेवेंस। तो स्टूडेंट जब ये समझ जाते हैं कि वो जो सीख रहे हैं वो रियल लाइफ के में भी काम आएगा, क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ में भी काम आएगा, तो उनकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ना है तभी रियल लाइफ में अच्छे से यूज होगा। इसलिए टीचर्स को कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो कि एनईपी भी कहते हैं कि रिलेट टू। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे बीएड किए हुए हैं, आपने देखा होगा कि बीएड में बार बार एक टॉपिक आता है कि रिलेट टू रियल लाइफ, रिलेट टू रियल लाइफ। क्योंकि अल्टीमेट जो एम है स्कूल एजुकेशन का है वो जाती जिंदगी में सक्सेसफुल होने का है, कि आप प्रिपेयर करते हैं लाइफ के लिए, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो तो कंटेंट को जब उसको लगेगा अच्छा ये जो हमने पढ़ा है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, तो बच्चे को लगेगा अच्छा ये मीनिंगफुल एजुकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर परसेंटेज बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे को शॉपिंग डिस्काउंट्स के एग्जाम्पल भी देना चाहिए कि डिस्काउंट्स क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं 20% ऑफ। वो लगता तो है कि 24% ऑफ, लेकिन एंड में पता चलता है कि बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा है। अगर 50% की छूट है तो नई कीमत कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह साइंस में ग्रेविटी को सिर्फ थ्योरी में एक्सप्लेन करने के बजाय बच्चे को बॉल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करवाए, जिससे वो इंगेजिंग हो और रियल लाइफ में ये हो। तो जब क्लासरूम में हम लोग बच्चे को ऑटोनॉमी देते हैं, कॉम्पिटेंस देते हैं, रिलेटेडनेस क्रिएट करते हैं, रिलेवेंस को बैलेंस, तो बच्चे के जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल और इंजॉयबल हो जाता है। हम लोग सब एडल्ट हैं, हम लोग कहाँ सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं जहाँ हमें मीनिंग लगे, जहां हमें इंजॉयमेंट हो, ना कि वहां जहां हमें लगे कि एकदम मीनिंगलेस, दुनिया का सबसे मीनिंगलेस काम यहीं पे हो रहा है और ये सबसे जो बोरिंग काम है वो यही हो रहा है, तो हम लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे। तो हमें ये टीचर्स को अगर इफेक्टिवली क्लासरूम मैनेज करना है, सो वी हैव टू गिव मीनिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट किड्स दे डू। सो दैट इज व्हाई ये वाला जो स्लाइड है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमें बच्चों को ये सारी चीज देनी है। ये एक लास्ट स्लाइड हमने रखा है जो कि इम्पोर्टेंट लगा था, इसलिए आपको डाल दिया। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में तो इतनी सारी चीज कैसे, तो ये टिप्स फॉर टीचिंग अ लार्ज क्लास है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लान अहेड एंड प्रिपेयर थॉरली। अभी प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं, नॉट नॉट ओनली फॉर द क्लासरूम बट ऑल्सो पर्सनली, जो लोग प्लानिंग करते हैं वो देखिएगा कि जो नहीं प्लानिंग करते हैं उनसे काफी आगे हैं। ये इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं कि प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लेसन प्लानिंग बट प्लानिंग जनरली।
इन एवरीथिंग। लेसन प्लान भी वही लोग अच्छा बनाते हैं जो लाइफ में भी काफी हर चीज प्लान करके करते हैं। अभी मान लीजिए कि किसी के घर में शादी है, हमने प्लान ही नहीं किया कि केटरिंग कौन करेगा और डेकोरेशन कौन करेगा, तो वो शादी क्या होगी, वो सर्कस से ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्लानिंग थरली। अभी जापान का एक बिजनेस मॉडल था, उसमें ये क्या है कि जापानीज पीपल को बहुत स्लो कहा जाता है। क्यों स्लो कहा जाता है? कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो काफी समय के बाद आपको जवाब देंगे कि हम ये प्रोजेक्ट आपके साथ आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट का पहले सर्वे ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, पहले वो सर्वे कराते हैं, फिर उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते हैं। अगर प्लान ए नहीं वर्क करेगा तो क्या ऑप्शन होगा, प्लान बी नहीं काम करेगा तो क्या ऑप्शन होगा, प्लान सी नहीं काम करेगा तो क्या, ताकि वो फुल प्रूफ हो कि जब एग्जीक्यूशन में उस पर समय नहीं लगेगा। इन केस ये हुआ, उनके पास दूसरा आंसर पता है, अगर ये हुआ तो उनको पास दूसरा मिटिगेशन प्लान पता है। इसीलिए वो स्लो काम करते हैं, बट वो ऐसा काम करते हैं जो फेल नहीं करता है। इसीलिए जापानीज इतना ज्यादा फेमस है, बिकॉज दे टेक टाइम to do a lot of planning. So this is very important. Maximize room space. सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नो योर स्टूडेंट। हर स्टूडेंट क्लासरूम में आपको जानना ही पड़ेगा। जब आप किसी किसी को जानते हैं तो आप उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बहुत इजीली ये कर देते हैं। अगर कोई भी लीडर है और वो अपने हर एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से जानता है कि इनके घर का बैकग्राउंड क्या है, इनका माइंड किस तरीके का है, ये थोड़ा जल्दी एंशियस हो जाते हैं या ये थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या ये किसी इनको कोई कुछ भी बोल दे ये जवाब नहीं देते हैं, अगर ये लीडर को पता है तो उनको पता है कि किसको क्या रिसोर्स को अपने एलोकेट करना है, किसको किसके साथ कंबाइन करना है। मगर अगर लीडर को ही नहीं पता है और वो उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन बैठा दे तो उसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो सेम इज विद अ टीचर। टीचर को भी जरूरी है जानना कि मेरे स्टूडेंट का मिजाज कैसा है, वो किस टाइप के हैं, वो क्या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर उन एग्रेसिव है तो उनको लेस एग्रेसिव लोगों के साथ हम बिठाएंगे। अगर कोई ऐसा है जिसको वो पीपल प्लीजर है, वो बेचारा किसी को मना नहीं कर पाता है, तो उसको किसी ऐसे के साथ बिठाएंगे जो उसको एम्पावर करे। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे स्टूडेंट्स किस तरीके के, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे और क्या होगा, वो अनारकी से ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कैसे घर में होते हैं तो हमें पता है ना, अच्छा ये वाले जो अंकल है थोड़ा गुस्सा करते हैं, इनको ना वो लाइट वाले अंकल के साथ बिठाएंगे। ऐसा नहीं हो कि दोनों गुस्सा वाले साथ बैठ जाए, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये हमें क्लासरूम में भी करना होता है कि हमें बच्चे के मिजाज को समझना होता है, उनके नेचर को समझना होता है, उनके स्टाइल को समझना होता है, और फिर वो कॉम्बिनेशन उनके साथ स्ट्रैटेजी वैसी होनी होती है। आपको पता है कि बच्चा मन से बहुत अच्छा है मगर एंशियस हो जाता है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे चीजों को बताना है ताकि वो उतना इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म नहीं हो। ये कभी होगा जब हम अपने बच्चों को जानेंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू नो। अगर नहीं, अगर हम खुद अगर ऑन दी अदर साइड है और हम आई गेट वेरी एंशियस कि अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है अचानक से और मेरे को कोई बहुत टफ डील कर रहा है, नहीं समझ रहा है कि हम एंशियस हो रहे हैं, तो सोचिए कि मेरी पर्सनालिटी तो क्रम्बल हो जाएगी ना, क्योंकि वो इंसान तो मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप कर रहा है और हम एंशियस से बोल नहीं पा रहे हैं। सेम तो ये हमारा दायित्व है कि हम समझें और कि बच्चे किस तरीके के हैं और उनको सही जगह पे एलोकेट करें ताकि उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो। then is to build a positive relationship with your student। ये बार बार आई एम सेइंग कि अगर किसी के साथ भी जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, बीट एनी वन, आप देखिए कितने आसानी से आपकी बात मान लेते हैं और आप उनकी बात मान लेते हैं। तो अगर बात ही तो मनवानी है स्टूडेंट से, अगर हमें बच्चे से बात ही मनवानी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देम और आपकी सारी बात को मानी जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अराउंड इन द क्लास, क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत जरूरी होती है टीचर्स की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव। कोई बच्चे को नहीं लगे कि टीचर मेरे तक नहीं पहुंच सकते, वो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर टिप्स जिससे इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट आई सेड इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक। तो जो जो लगा कि 1 घंटे में हो सकता है, दैट आई हैव ब्रॉट। बी नेचुरल एंड पर्सनल इन क्लास एंड आउटसाइडर। बहुत सारे टीचर्स को ये देखा जाता है कि क्लासरूम में वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और बाहर में दे आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, ये बहुत कॉमन एक चीज जो देखी गई है, क्योंकि उनको लगता है क्लासरूम में कोई चीज धारण कर लेनी है और वैसे ही करना है। उस तरह की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे जो एक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन, दोज हु बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, आई विल से कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो जब हम लोग कोई भी चीज ऑथेंटिकली करते हैं, मान लीजिए कि मेरा नेचर बहुत सॉफ्ट है तो हम सॉफ्टली आपसे बात करेंगे, तो ये मेरी ऑथेंटिसिटी होगी। बट अगर हम सॉफ्ट है और आपसे लाउडली बात कर रहे हैं तो ये आई एम नॉट बीइंग ऑथेंटिक, आई एम नॉट बीइंग नेचुरल।
तो ये जो क्रिएट करता है ना वाइब्रेशन, जब आप कुछ हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, तो बड़ी इनऑथेंटिक सी एनर्जी क्रिएट करता है, तो सामने वाला कन्विंस नहीं होता है आपसे ज्यादा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी तभी होगी जब खुद जो है वही आप सामने को करें। आपके दिल में उसी इंसान की बात उतरेगी जो जो प्रीच करता है वही प्रैक्टिस करता है। नहीं तो जो प्रीच कुछ और करे वो प्रैक्टिस कुछ और करे, उसको हम लोग पाखंड ही कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप सॉफ्ट हैं तो अपनी सॉफ्टनेस जरूर बच्चों को दिखाएं, और अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो उसका भी रीजन बताएं कि आई एम स्ट्रिक्ट फॉर दिस रीजन। लेकिन बी नेचुरल, जो आप हैं वही बताएं, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी की जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वही दिल में उतरती है। फेक चीज बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। फेक चीज कुछ समय के लिए आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद वो सामने आ ही जाती है। तो इट्स वेरी वेरी, जो भी इम्परफेक्शन हो, कमी हो, फ्लॉ हो, कोई बात नहीं है, बट इट वन शुड बी वेरी वेरी नेचुरल एंड पर्सनल इन क्लास एंड आउटसाइड इट। बी जस्ट बी योरसेल्फ। और इससे क्या होगा कि कनेक्शन बहुत तगड़ा बनता है। कोई भी चीज को बहुत आर्टिफिशियली किसी का देख करके कि वो टीचर ऐसे करते हैं, वो नहीं, आप जो हैं बस आप वही रहें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग हॉल जहाँ पे हमें अटेन करना है चीजों को। वो फेक होके या कोई चीज को ओढ़ करके नहीं हो सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, और बी अवेलेबल बिफोर एंड आफ्टर क्लास टू द स्टूडेंट्स। इट्स वेरी टफ व्हाट आई एम सेइंग, बट कोशिश थोड़ी सी जरूर कोशिश करनी चाहिए कि क्लास के बाद अगर बच्चा कोई ढूंढ रहा है आपको किसी चीज के लिए, तो 5 मिनट उसको दे दे। आई सेड कि मेडिसिन एंड एजुकेशन आर टू लाइंस जहाँ पे हमें क्राउन उतारना पड़ता है अपने प्रोफेशन का। क्योंकि अगर पेशेंट आपको ढूंढ रहे हैं ऑपरेशन के बाद, तो हमें जाना ही पड़ेगा, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है जो आपसे बताना चाह रहा है। तो सेम इज विद द स्टूडेंट्स, अगर वो ढूंढ रहा है आपको तो आपको उसको केटर करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत फालतू ही बात हो आपके लिए, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है कि हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ही पड़ता है। नाउ कीप ट्रैक ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और कॉमन मिस्टेक्स। कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं, या कुछ कुछ मिस्टेक्स क्लास में जरूर होती है, तो उसका कॉमन ट्रैक एक सोल्यूशन बना लीजिए कि जब भी ये आएगी ये बोला जाएगा, ताकि उसमें टाइम वेस्ट रिपीटेडली नहीं हो। अगर एक क्लास है वो हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आता है, या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसका एक सोल्यूशन बना दी ताकि वो रिपीट पे नहीं जाए। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड यूज पॉजिटिव डिसिप्लिन टू डील विद मिसबिहेवियर। आज के बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाने से या रिजिडिटी से या डिक्टेटरशिप से कुछ नहीं उनको होने वाला है। सो पॉजिटिव डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यू अगर आपको लग रहा है कि मिसबिहेवियर बहुत ज्यादा है, तो पेरेंट्स का उसमें इंटरवेंशन होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए, काउंसलर का होना चाहिए, बट इट शुड बी पॉजिटिव। बहुत नेगेटिव डिसिप्लिन का अब बच्चों पे असर नहीं होता है। हमें तह तक जाना है कि बच्चे का इनडिसिप्लिन का रीजन क्या है, और उसको जितने प्यार से हम लोग कोशिश करें, वो पेशेंस लेता है अपना, मगर वो ही लॉन्ग रन सोल्यूशन भी देता है। ताकि बिकॉज द इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा रिश्ता मेरे बच्चे से अच्छा रहे, ताकि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता रहे, कि वो लर्निंग उसकी होती रहे। नहीं तो जहां पे हम लोगों के बीच में एक नेगेटिविटी की बाउंड्री क्रिएट हो गई, एक वॉल खड़ी हो गई, बच्चा लर्न ही नहीं करेगा, मेरी सारी टीचिंग बाउंस करती चली जाएगी, वो सुनेगा ही नहीं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे के साथ पॉजिटिव डिसिप्लिन और रिश्ता अपना इंटैक्ट रखें। आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल अटेंशन। आपकी क्लास में हमेशा कुछ बच्चे होंगे जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, जरूर उनके साथ रेमेडियल कीजिए, जरूर उनके साथ कोई सैटरडे बिताइए, ताकि जब वो नॉर्मल क्लासेस में आए तो वो आपका कम अटेंशन लें। सो स्पेशल अटेंशन वालों को एक स्पेशल डे बता के इनको जरूर अटेंशन दे दीजिए, ताकि नॉर्मल डेज पे वो आपका हिंड्रेंस नहीं करें। Now, and last is to recognize the attention span of student is limited. हमें गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं सुन रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, बट हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे का अटेंशन स्पैन भी लिमिटेड है, स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, वो और भी लिमिटेड है। बच्चा खुद नहीं जान रहा है कि वो आप जोन आउट कर चुका है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अटेंशन स्पैन बच्चों का आजकल डिस्टर्ब्ड है, और इससे हमें भी कम गुस्सा आएगा, क्योंकि बच्चे खुद नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं। थैंक्स अ लॉट for being a part of this webinar, and बहुत कुछ है लेसन क्लासरूम मैनेजमेंट पे। 1 घंटे में जितना आप लोगों को I could bring, I brought. So thanks a lot. I was reading through all the comments. Thanks a lot for all the lovely comments, and we will come up with more such sessions जिससे हम लोगों को और भी हमारा जो experience है वो enrich हो. Thank you very very much. I'll take your leave now.